जी नमस्कार मित्रों। आज हम मौर्योत्तर काल के मौर्योत्तर काल में अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया उसमें हमने यूनानी शासक के विषय में और यूनानी के बाद शक और शक के बाद पल्लव शासक के विषय में अध्ययन हम लोगों का पूर्ण हो चुका था। कुषाण हम लोगों का कल प्रारंभ हुआ था। तो मुख्यतः कुषाण मौर्योत्तर काल के में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वंश था वो कुषाण वंश ही था। और कुषाण वंश में कनिष्क जो था वो महत्वपूर्ण शासक के रूप में हमारे भारतीय इतिहास में जाना जाता है। तो हम कुषाण के विषय में थोड़ा सा आपको बताते चले कि कुषाण कौन थे और उनके विषय में जानकारी कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो कुषाण जैसे शक, आपको मैंने कहा कि शक चीन के उत्तरी क्षेत्र में सीर दरिया नामक स्थान पर शक निवास करते थे। और उनको जब हुणों ने यूची को परास्त किया, उनको भागने के लिए विवश किया, तो यूची जो है सीर दरिया में आकर शकों को वो किए, मतलब वहाँ से हटाने के लिए विवश हो गए। शक अपने स्थान को छोड़कर भागने के लिए विवश हो गए थे। तो हम कुषाण काल में जब हम आते हैं तो हाँ, पहली बार हमको कुषाणों के विषय में जो जानकारी मिलती है वो एक ग्रंथ है पानकू। ये चीनी ग्रंथ है पानकू। पानकू ने, ये लेखक हैं, पानकू ने जो ग्रंथ की रचना की थी वो सियेन हानशू इस ग्रंथ की रचना किसने किया था? पानकू ने किया था। ठीक है, इससे हमको कुषाणों के विषय में जानकारी की स्रोत है। ये चीनी ग्रंथ है। इसके बाद एक दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो भी फान ए का, फान ए, ये चीनी नाम है। इस रचनाकार है किसके? हाउ हानशू। इस ग्रंथ की रचना सियेन हानशू की रचना पानकू ने की थी और हाउ हानशू की रचना फान ए ने की थी। इसके द्वारा हमें कुषाणों के विषय में प्रारंभिक इतिहास जानकारी का एक प्रमुख स्रोत हमारा है। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण और अभिलेख है। वो अभिलेख जो है आपके पर्थियन शासक गोंदो फर्निस का है। गोंदो फर्निस ये पर्थियन शासक है, जिसके विषय में मैंने कल कहा था कि इसी के समय में प्रथम ईसाई पादरी सेंट थॉमस जो है भारत आया था। ठीक है, इसके अभिलेख का नाम है तख्ते बही अभिलेख। ठीक है, यहाँ से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ कुछ और भी अभिलेख है, वो आपके कनिष्क के अभिलेख है। कनिष्क के अभिलेख जो है वो आपके सारनाथ, कौशाम्बी, मथुरा, सुई बिहार और मणिक्याल। यहाँ से किसके अभिलेख प्राप्त होते हैं? कनिष्क के। यहाँ से भी इस साम्राज्य के विषय में, इस राज्य के विषय में हमको जानकारी के यह प्रमुख स्रोत है। सारनाथ, कौशाम्बी, मथुरा, सुई बिहार ये सिंध में पड़ता है। सिंध में इसके आधिपत्य के विषय में, कुषाणों के आधिपत्य के विषय में जानकारी का ये प्रमुख स्रोत है। और मणिक्याल आपका पंजाब में पड़ता है, पंजाब में इसके विषय में, और ये सिंध में इसके अधिकार के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हमारे पास। इसके साथ साथ कुषाण के जो कनिष्क की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, वो मुद्राएं आपके महास्थान बंगाल से प्राप्त होती हैं, और आपके पुरी से, गंजाम से, शिशुपालगढ़ उड़ीसा से प्राप्त होती है।
उसके साथ साथ आपकी गोंडा से सहेत महित नामक स्थान से प्राप्त होती है, वहाँ से भी इसकी जानकारी के स्रोत। और कुषाण कालीन एक प्रमुख बस्ती आपके बलिया में खैराडीह नामक स्थान है, वहाँ से भी हमको जानकारी के प्राप्त होती है। इस तरीके से हमारे कुषाण वंश के जानकारी की जो प्रमुख स्रोत हमारे सामने उपलब्ध हैं, उसमें पानकू का ग्रंथ है सिएन हांसू, फान ए का ग्रंथ है हाउ हांसू, ये दोनों चीनी ग्रंथ हैं, चीनी ग्रंथ, ठीक है। और उसके बाद गोंदो फर्निस का तख्ते वही अभिलेख है, अभिलेख है। फिर सारनाथ, कौशाम्बी, मथुरा, सुई विहार, मणिक्याल, इससे कनिष्क के जो अभिलेख हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं, उससे हमारे इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम थोड़ा सा इनके विषय में, इनका मूल स्थान कहाँ पे था, ये सब भी चीन से ही आए थे। ये चीन के जो यूची कबीला था, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि सीर दरिया में आक्रमण, वहाँ पे शक लोग रहते थे, वहाँ पे आक्रमण यूची ने किया। इसी यूची कबीले के लोग ही हमारे कुषाण वंश के लोग। यूची कबीले की एक शाखा थे कुई सुआंग, इसको आप लोग नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आप जैसे कि भारत का एक हमने मैप ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ आपका मेरा चीन पड़ जाता था, चीन, और ये आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ये क्षेत्र आपका अफगानिस्तान का है और पाकिस्तान का क्षेत्र, ठीक। यहाँ पर यूची कबीले कानस प्रांत में, कानस प्रांत, ये चीन का उत्तर पश्चिमी प्रांत था, यहाँ पर यूची कबीले रहते थे। और जब हुणों ने यूची पर आक्रमण किया, तो यूची भागकर कहाँ पे आए, सीर दरिया, और सीर दरिया से इन्होंने शकों को बाहर किया, ठीक है। और फिर ये यहाँ से शकों का पीछा करते हुए खुद यहाँ बैक्टीरिया जो पड़ता था मध्य एशिया, उस पे बैक्टीरिया यहाँ तक गए। बैक्टीरिया पे कौन आया, आपका यूची कबीला, यूची कबीला, ठीक है। और इसी यूची कबीले के कुई सुआंग एक शाखा थी, कुई सुआंग, यही शाखा पीछा करते हुए यहाँ पहुंची और बैक्टीरिया में अपने आधिपत्य को स्थापित किया। और बैक्टीरिया में बोखारा नामक एक स्थान पड़ता है, जो प्राचीन सोग्डियाना था, जिसकी चर्चा मैंने यूनान के उस समय किया था, ठीक है। तो प्राचीन जो सोग्डियाना था, उसको बोखारा नामक नवीन उसका स्थान है, वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, और फिर उसके बाद इन्होंने भारत के क्षेत्र में आने की कोशिश की, ठीक है। वही कुई सुआंग जो शाखा था, उसी कुई सुआंग के व्यक्ति थे पहले कुजुल कडफिसेस, कडफिसेस उसकी उपाधि थी, ठीक है। उन्होंने भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की। चलिए हम आगे चलते हैं फिर। पहला कुषाण वंश का जो शासक था, वो पहला था कुजुल कडफिसेस। एक कुजुल कडफिसेस ने उपाधि जो धारण की थी, वो महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज
की उपाधि इसने धारण की। और इसने जो सिक्का पहला प्रचलित किया था वो ताम्र सिक्का, भारत में इसने ताम्र सिक्के का प्रचलन किया। ठीक है, और इसने उपाधि किसकी धारण की थी? महाराजा धीराज। इसके विषय में क्लियर नहीं हो पाता कि यह शैव धर्म का अनुयायी था या बौद्ध धर्म का मानने वाला था, ये क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन बी थापर नामक एक इतिहासकार इसे बौद्धिस्ट घोषित करते हैं, इससे कहते हैं यह बौद्ध धर्म का अनुयायी। ठीक है, इसके विषय में सिर्फ आप जानकारी ये रखिएगा कि इसने भारत पर ताम्र सिक्का प्रचलित किया। ठीक है, इसके सिक्के पर एक तरफ यूनानी शासक हर्मियस की आकृति थी और दूसरी तरफ इसकी आकृति, दूसरी तरफ स्वयं की आकृति। ठीक है, ये क्लियर हुआ? बस हमको कुजूर कटफिशर्स के विषय में इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है, इतनी ही बातें जानकारी में रखनी है। इसके बाद जो दूसरा शासक पैदा है कुजूर कटफिशर्स के बाद, वो बिम कटफिशर्स, उसका नाम है बिम कटफिशर्स। बिम कटफिशर्स के विषय में आप देख लीजिए, यह भारत में कुषाण सत्ता के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पहला क्या था इसका पॉइंट? कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इसने भारत में सोने और तांबे, सोने प्लस तांबे दोनों प्रकार के सिक्के, दोनों सिक्के इसने जारी किए। उसने जो सिक्का जारी किया था वो सिर्फ तांबे का था। इसके साथ साथ इसने जो उपाधियां धारण की थी वह उपाधियां राजाधिराज, ये उपाधि एक थी। और दूसरी उपाधि उसकी थी सर्वलोकेश्वर, और तीसरी उपाधि इसकी थी महेश्वर। इन बातों से आपको पता चलता है। ठीक है, और इसके जो सिक्के थे, सिक्के पर शिव का, नंदी का और त्रिशूल का चित्र अंकित था। ठीक है, अब इससे पता चलता है कि यह शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक बिम कटफिशर्स, सोने और तांबे दोनों प्रकार के सिक्के जारी किए। इसके साथ साथ इसने राजाधिराज की उपाधि धारण की, सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की, महेश्वर की उपाधि धारण की। इसके सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र अंकित था। इस तरीके से ज्ञात होता है कि यह शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कमीशन के द्वारा कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक कौन थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी आने की संभावना भी बनी हुई है और बनी रहती है हमेशा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कंट्राडिक्शन है। यहाँ मैंने आपको बताया कि भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? बिम ने। ठीक है, तो अक्सर किताबों में उल्लेख प्राप्त होता है बिम ने, जबकि वास्तविक रूप से भारत में सोने का सिक्का चलाने का श्रेय किसको मिला है? मेनांडर को। मेनांडर, ठीक है, या इसी को मिलिंद नाम भारत में हम आपको पढ़ाए थे। किस पे? यूनानी जब शासकों का। इसने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए।
आप लोग कभी क्वेश्चन गलत मत करिएगा, आप लोग बिम कर्टिसिस को मत लगाइएगा, ठीक है। सोने का सिक्का, ठीक है, मेनांडर ने जारी किए थे, यूनानी शासक था। अब हम बिम कर्टिसिस के बाद आते हैं कनिष्क के विषय में। यहाँ से हमको इतिहास जो ज्ञात होता है, और कुषाण वंश का एक महान शासक हमारे सामने आता है, उसका नाम है कनिष्क। इसका जो टाइम पीरियड है उसको माना जाता है 78 ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी, ठीक है। इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, पहला इसने शक संवत जारी किया। आज ये हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसका मुख्य आधार है। शक संवत के अनुसार ही हम लोग अपनी तिथियों को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं। तो शक संवत जारी करने का श्रेय किसको प्राप्त है? कनिष्क को प्राप्त। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो राज्य की सीमा थी वो अफगानिस्तान से लेकर इधर आपके पूर्व की तरफ, ये पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, ठीक है, और उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में आपके महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी भाग, और यहाँ पर उत्तर में कश्मीर, ठीक है। इसके राज्य की सीमा अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार तक, बिहार पूरा नहीं था, बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र था वही इसके अधिकार में था, और कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र उत्तरी भाग तक, यहाँ तक इसकी साम्राज्य की सीमा थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या रही। पहली बात तो हमने आपको बताया कि शक संवत जारी किया इसने, और इसके साथ साथ इसने जो है, पहला है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण, ठीक है। इस पाटलिपुत्र पर आक्रमण के दौरान यहाँ से इसने 3 चीजें प्राप्त की। एक, इसने वहाँ का जो दार्शनिक अश्वघोष था, उसको अपने साथ ले आया। दूसरा, वहाँ से बुद्ध का भिक्षा पात्र था, जिसमें बुद्ध भिक्षा लेते थे, भिक्षा पात्र, वो ले आया। और एक अनोखा कुक्कुट या मुर्गा उसको कहते हैं, अनोखा, इसके विषय में कहा जाता है कुक्कुट, या ब्रैकेट में लिखिएगा मुर्गा, यह वहां से प्राप्त किया था जब इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। अश्वघोष आए, बुद्ध का भिक्षा पात्र उसके साथ, और एक अनोखा कुक्कुट। हम जब इसके विषय में साम्राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी मुद्राएं कई जगह से हमें मिली है। जैसे मैंने आपको चर्चा किया था कि आपके उड़ीसा के पुरी, गंजाम और शिषपालगढ़ से भी इसकी मुद्रा हमें प्राप्त हुई है, लेकिन उड़ीसा पर इसके अधिकार की पुष्टि नहीं होती है। उस मुद्रा से पता चलता है कि यह मुद्रा यहाँ व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा लाई गई थी, ना कि यहाँ पर इसके अधिकार की पुष्टि होती है, इसलिए उड़ीसा पर उसका अधिकार स्थापित नहीं होता। इसके साथ साथ हम इधर जब आते हैं, आपके सारनाथ में, कौशाम्बी में, और आपके मथुरा में, उधर गोंडा में, बलिया में, इस सारी जगहों पर इसके अधिकार की पुष्टि होती है। मैंने आपको कहा कि बलिया में एक खैराडी नामक स्थान है, वहाँ पे कुषाण कालीन बस्ती प्राप्त होती है, ठीक है। गोंडा के महेत और सहेत नामक स्थान से भी कई कुषाण कालीन मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ सिंध पर अधिकार इसके सुई बिहार अभिलेख से पुष्ट होती है, सुई बिहार अभिलेख। पंजाब पर अधिकार इसके मणिक्याल अभिलेख से पुष्ट होती है। इसने अपनी राजधानी
कहाँ बनाई थी? पेशावर, उसको पुरुषपुर, ठीक है, यहाँ अपनी राजधानी बनाया। और इसके बाद इसने कश्मीर पर अपना अधिकार किया। कश्मीर पर अधिकार कल्हड़ की राज तरंगड़ी से हमें ज्ञात होता है कि इसने कश्मीर पर अधिकार किया और वहाँ कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना की। क्या किया? कनिष्कपुर। कहाँ पर? कश्मीर में, ठीक है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण इसकी विजय थी, चीन की विजय। चीन का जो प्रांत है, दक्षिण प्रांत, उस प्रांत के 3 प्रमुख स्थान, हम इसको मिटा दे रहे हैं, उस प्रांत के 3 प्रमुख स्थान कौन सा था? काशगार, यारकंद, यार और खोतान, ये तीनों को इसने विजय किया था। अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय विजय इसकी घोषित की जाती है, काशगर, यारकंद और खोतान, इसका नाम ध्यान रखिएगा। और तीनों जो क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं? दक्षिणी चीन। अब देखिए अफगानिस्तान, पुरुषपुर में अपनी राजधानी बनाया था। और राजधानी के बाद सिंध पर अधिकार इसके सुई विहार अभिलेख से, पंजाब पर अधिकार मणिक्याल अभिलेख से, मथुरा में, कौशाम्बी में, सारनाथ में इसकी अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ बलिया में इसके प्राप्त हुए हैं, फिर इसके साथ साथ गोंडा में भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसकी साम्राज्य की सीमा हम निर्धारित करने की कोशिश इन्हीं अभिलेखों और मुद्राओं के माध्यम से करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कनिष्क की मुद्राओं की जब बात चलती है तो मुद्राओं पर हम देखते हैं कि इंद्र की मुद्राओं पे सूर्य की, चंद्रमा की, अग्नि की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। इसके साथ साथ बुद्ध, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति भी इसकी मुद्राओं से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। उस चतुर्थ बौद्ध संगीत में आयोजन कहाँ था? कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में कौन सा? चतुर्थ बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और यहीं पर बौद्ध धर्म की जो दोनों शाखाएं होती हैं, हीनयान और महायान, यहीं पर उसका विभाजन होता है। और एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ की पुस्तक जो टीका लिखी गई थी, विभाषा सूत्र, ये यहीं पर लिखी गई थी कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी राज्यसभा में, जिसके राज दरबार में निवास करने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे, इसकी चर्चा काफ़ी होती है और उसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी राज्यसभा में निवास करने वाले प्रमुख विद्वान आते थे वसुमित्र, अश्वघोष, तीसरा नागार्जुन, चौथा पार्श्व, पांचवा आपका संघरक्ष, और छठा आपका मातृचेत, सातवां आपका चरक,
ठीक, ये इसकी राज्यसभा में निवास करने वाले प्रमुख विद्वान थे। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श, संगरक्ष, मातृचेट और चरक। चरक की आपने चरक संहिता पढ़ी होगी, जो शल्य चिकित्सा पर आधारित। चरक और इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म के महायान शाखा को इसने प्रश्रय प्रदान किया था। बौद्ध धर्म के महायान शाखा को प्रश्रय प्रदान किया था। ये हम कनिष्क के विषय में इतनी बातें आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद कनिष्क के बाद जो आने वाले हमारे शासक थे कुषाण वंश के, उसको जरा आप देखें कौन कौन से शासक थे। कनिष्क के बाद आने वाले शासक थे वासिष्क। 102 से लेकर 104 तक। वासिष्क के बाद आने वाले शासक थे हुइस्क। 102 से लेकर 106 तक। 106 से 138 तक। अब मेरा ईस्वी शुरू हो गया है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके कनिष्क द्वितीय, फिर चौथे नंबर पर आपका वासुदेव फर्स्ट, वासुदेव प्रथम, और फिर पांचवें नंबर पर कनिष्क तृतीय, और फिर छठे नंबर पर आपका अंतिम जो शासक है वो छठे नंबर पर है वासुदेव द्वितीय। ये देखिए वासुदेव, ये अंतिम शासक है वासुदेव द्वितीय। वासुदेव जो हुइस्क है, इसके सिक्के पर हमें ये शैव धर्म का मानने वाला है, शैव धर्म का अनुयायी था, और इसके सिक्के पर हमें शिव का, स्कंद का, कुमार का और विशाख की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई। किसके सिक्के पर? हुइस्क के सिक्के पर। ध्यान रखिएगा, शिव, स्कंद, कुमार और विशाख की चित्र हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। वासुदेव नाम तो जरूर इसका है कि यह वैष्णव धर्म से संबंधित होगा, लेकिन यह भी शैव धर्म का उपासक था, शैव धर्म का उपासक। अब यहाँ पर हम पूरे कुषाण साम्राज्य को यहीं पे समाप्त होता है, और फिर उसके बाद कुषाणों के बाद हमारे गुप्त की सत्ता उदय होती है। ये पूरा मेरा उत्तर भारत का इतिहास है। दक्षिण भारत के इतिहास में आपके शातवाहन हैं, जो इसी के पैरेलल उनकी सत्ता चलती है, ठीक है। तो शातवाहन अगर हमारे राजनीतिक व्यवस्था को हम समाप्त कर लेते हैं, तब हम पूरे मौर्योत्तर काल के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक बातों की चर्चा हम करेंगे। तो आज हम इसी समय आपको सातवाहन के जो दक्षिण भारत का प्रमुख राजनीतिक सत्ता स्थापित किया था, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सातवाहन, इसने करीब 400 वर्ष तक शासन किया। इस राजवंश ने 400 वर्ष तक शासन किया। इसका जो प्रमुख केंद्र था वो महाराष्ट्र, ठीक है, ये प्रमुख केंद्र यहाँ था, और महाराष्ट्र का प्रतिष्ठानपुर, यह इनकी राजधानी थी, और यही इनका प्रमुख केंद्र था दक्षिण भारत। ये पूरे सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के स्वामी थे, दक्षिणापथ के स्वामी।
ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक एक शासक ने की थी। सिमुक का जो शासन काल माना जाता है वो 60 बीसी से लेकर 37 बीसी तक, ठीक है। यानी कि यह 60 बीसी के आसपास सिमुक हमारे यहाँ किसकी सातवाहन वंश की प्रतिष्ठापित किया, इसने स्थापना की। और इसी को चूंकि सिमुक पहला शासक था, वो 60 से लेकर 37 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद दूसरा शासक है, उसको कान्ह या कृष्ण कहा गया, कान्ह या कृष्ण, ठीक है। इसने 37 बीसी से लेकर 27 बीसी तक शासन किया, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके सातकर्णी प्रथम ये आए, और इनका जो शासन काल माना जाता है वो 27 बीसी से लेकर 17 बीसी तक, ठीक है। अब हम इतना जानने के बाद, पहला सिमुक, कान्ह या कृष्ण, उसके बाद सातकर्ण फर्स्ट। इसके बाद हम आते हैं तो करीब आपके सातकर्ण, गौतमी पुत्र सातकर्ण, गौतमी पुत्र सातकर्ण, इनका जो शासन होता है वह 106 से लेकर आपका 130 ईस्वी तक, ठीक है। अब जरा सोचिए कि 17 बीसी थे, 17 बीसी के बाद हमारा एडी शुरू हुआ होगा, और वहां से लेकर 106 तक, 106 तक बीच में जो शासक हुए, उनकी संख्या 10 मानी गई है, ठीक है। और करीब 100 वर्ष का इतिहास अंधकारमय रहा, इसके विषय में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती, ठीक है। अंधकारमय रहा, ठीक है। अब क्लियर हुआ आपको? संस्थापक, इसको आंध्रभोज के नाम से भी, सातवाहन वंश को आंध्रभोज भी कहा जाता था, आंध्रभोज भी, या आंध्रभृत्य भी कहा गया है, आंध्रभृत्य भी कहा गया है। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के प्रतिष्ठानपुर में किसने किया था? सिमुक ने किया था। 60 बीसी से लेकर 37 बीसी तक उसका शासनकाल था। कान्ह उसके बाद आए, कान्ह को कृष्ण भी नाम से जाना गया। 37 बीसी से लेकर 27 बीसी तक आए। उसके बाद सातकर्ण फर्स्ट आए, सातकर्ण 27 से लेकर 17 बीसी तक आए। और उसके बाद का 100 वर्ष का इतिहास मेरा अंधकारमय माना गया, और इसी में कहा गया कि 10 प्रमुख शासकों ने शासन किया होगा, ठीक है। और उसमें जो है एक प्रमुख था हाल। क्या शासक का नाम था? हाल, ठीक है। अब हम गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद जो शासक आपके हुए, उन शासकों में आपका वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक है। इसका जो शासनकाल था वो 130 से लेकर 159 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद मेरा वासिष्ठी पुत्र पुलमावी के बाद जो है आपके शिव स्कंद सातकर्ण, शिव श्री सातकर्ण, इनका जो शासनकाल था 159 से लेकर 167 तक, ठीक है। शिव श्री सातकर्ण के बाद शिव स्कंद सातकर्ण, इनका शासनकाल 169 से लेकर 177 तक, 177 ईस्वी तक रहा,
और फिर उसके बाद अंतिम जो ज्ञात शासक है वो यज्ञ श्री सातकर्ण है। यज्ञ श्री सातकर्ण, ये मेरे अंतिम शासक रहे। ये खत्म हो गया, देखो बेटा।